This conference will now be recorded. जी, अभी जो हम पढ़ने लगे हैं ये चैप्टर नंबर 1 का लास्ट पोर्शन है जो अभी डिस्कस करने लगे हैं। इसके अंदर आई क्या हमने जो डिस्कशन की है वो की है कॉस्ट के बारे में। ये किस चीज की कॉस्ट है? किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने की, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है। किसी का माइक ऑन आ रहा है, काइंडली अपना माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज। चलें जी, किसी भी प्रोडक्शन की कॉस्ट का जिक्र हो रहा है ये कि जब हम कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं, कोई यूनिट्स बनाते हैं, उस पे जो कॉस्ट लगती है उसका जिक्र हो रहा है। तो इसमें इस कॉस्ट का बिहेवियर क्या होता है, मतलब ये कॉस्ट कैसे चेंज होती है, कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है। इस कॉस्ट के बिहेवियर को चेक करने के लिए हमें पता है, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है डेरिवेटिव के अंदर कि किसी भी चीज में अगर उसकी टोटल कॉस्ट को आपने चेक करना है तो उसमें दो किस्म की कॉस्ट होती है। एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट। अली हसन का मैसेज मिला है कि उसे आवाज नहीं आ रही। सिर्फ अली हसन को मसला है या बाकी लोगों को भी इशू है? काइंडली बताइएगा। नो सर, आवाज आ रही है। नो सर, आवाज आ रही है। तो अली हसन भाई आप अपने आप को री एंटर करें, ठीक है जी। टोटल कॉस्ट बराबर होती है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। अब हमें पता है वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट को कहते हैं जो यूनिट के चेंज होने से चेंज हो। जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो यूनिट के साथ चेंज नहीं होती, वो टाइम के साथ चेंज होती है। जैसे रेंट है, साल बाद चेंज होगा, 2 साल बाद चेंज होगा, या कोई चीजों का टैक्स है, या कोई और चीज है, वो टाइम के जरिए चेंज होता है, यूनिट के ऊपर, मतलब जो बिजनेस की एक्टिविटी है उसकी वजह से चेंज नहीं होता। तो वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो यूनिट के चेंज होने से चेंज हो, मतलब कॉस्ट चेंज ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी एंड नॉर्मली change by the same या fixed amount। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? ऐसी कॉस्ट जो एक्टिविटी के चेंज होने से तो चेंज हो, लेकिन जो चेंज होती है ना एक्टिविटी के लिहाज से पर यूनिट, वो फिक्स्ड चेंज होती है। जैसे अगर मैं आपको बात बताऊं कि आपने एक कोई चीज बनाई, 2 चीजें, 3, 4, 5, मैं कहता हूं जनाब पहली चीज बनाने पे आपका मटेरियल लगा 100 रुपए का, मटेरियल की बात कर रहा हूं। तो 2 चीजें बनाओगे तो मटेरियल लगेगा 200 का, 3 चीजें बनाओगे तो उस चीज का मटेरियल लगेगा 300 का, 400 का, 500 का। अब गौर फरमाएं, ये जो चेंज आ रहा है ये चेंज फिक्स है। नॉर्मली ऐसा होता है, यानी हर यूनिट के बाद वैसे ओवरऑल टोटल चेंज हो रहा है, लेकिन वो जो चेंज आ रहा है ना, वो चेंज उसके अंदर नॉर्मली फिक्स होता है, नॉर्मली, नॉट 100%। ओके होगी बात?
इसलिए वेरिएबल कॉस्ट का एक और नाम भी है जो कि पेपर में पूछा जा सकता है। वो कहता है कि वेरिएबल कॉस्ट को आप मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द यूनिट भी कहते हैं। वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ यूनिट। वैसे मार्जिनल कॉस्ट होता है एडिशनल कॉस्ट पर यूनिट, तो वो हर एडिशनल कॉस्ट पर यूनिट क्या हुई, मार्जिनल कॉस्ट ही तो हुई। मार्जिनल कॉस्ट भी तो वही डेफिनेशन है। तो वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द यूनिट। जी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल आपको आ सकता है कि जी वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा नाम बताओ, तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द यूनिट, ठीक होगी बात। और वेरिएबल कॉस्ट का एक और नाम भी है, इसे प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। डन होगी बात। तो वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो चेंज हो, और चेंज पर यूनिट नॉर्मली सेम होता है। और इसको जो नॉर्मली वेरिएबल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट भी कहा जाता है, ठीक होगी बात। फिर आ जाओ फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर। फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होती है लेकिन पीरियड बेस के ऊपर, नॉट ऑन द यूनिट बेस। मतलब चाहे यूनिट कम बनाओ या ज्यादा बनाओ, ये फिक्स रहेगी। हाँ, टाइम पर जरूर डिपेंड करती है, टाइम पर जरूर डिपेंड करती है। तो इसके बारे में दो तीन बातें लिख ले। जो पेपर में आने वाली बात है ना, वो ये है कि ये वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा नाम आपको पेपर में पूछा जा सकता है। और फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में आ जाए कि इट इज फिक्स्ड ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब यूनिट, बट चेंज ऑन टाइम बेसिस। ये टाइम के लिहाज से चेंज होती है लेकिन प्रोडक्शन के लिहाज से फिक्स्ड होती है। इसलिए कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट भी कहा जाता है। और ये पेपर में एक दफा आया भी हुआ है, 1 नंबर का। फिक्स्ड कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट भी कहा जाता है, ओके होगी बात। और कॉस्ट बिहेवियर का मतलब होता है कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर जो चेंज आता है उसे कहते हैं कॉस्ट का बिहेवियर। यानी कॉस्ट बिहेवियर को अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होता है, तो आपने कहना है कि जनाब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट का जो बिहेवियर है टाइम या यूनिट के लिहाज से, वो कॉस्ट बिहेवियर कहलाता है। तो अभी हमारे दो सवाल हो गए पेपर वाले, एक वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है और एक फिक्स्ड कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है। डन होगी बात। और तीसरी बात हमने, जी सर ये फिक्स कॉस्ट दोबारा बताइए सर फ्रेंडली। फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के चेंज होने से भी चेंज ना हो। मतलब जैसे आप रेंट पे करते हो किसी बिल्डिंग का और उसके अंदर चीजें बनाते हो, तो चीजें चाहे कम बनाओ या ज्यादा बनाओ, वो रेंट आपका फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन टाइम के लिहाज से वो चेंज हो सकता है। जैसे साल बाद किराया 10% बढ़ जाता है, वो टाइम पर डिपेंड करता है। लेकिन फिक्स किस वजह से, प्रोडक्शन चेंज कम या ज्यादा करने से आपके किराए पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। आगे आ जाते हैं मेरे भाई, मिक्स्ड यानी टोटल कॉस्ट क्या आती है वो हमने पढ़ ली। टोटल कॉस्ट यही है कि जो हमने पढ़ी है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। और ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, आपको पता है ये चीजें हम डेरिवेटिव में सीख चुके हैं। लेकिन एक दफा मैं दोबारा बता रहा हूं, टोटल कॉस्ट को मिक्स्ड कॉस्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल और फिक्स दोनों है। टोटल कॉस्ट को सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी कहा जाता है।
सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब यही है कि कुछ फिक्स है और कुछ वेरिएबल है। ये इसके दो नाम है मिक्स्ड कॉस्ट के। ओके होगी बात। अब मैं एक टेबल बनाता हूं, उस टेबल के जरिए आपको सिखाऊंगा। ये टेबल पहले भी बनाया हुआ है, फिर एक दफा बना लेते हैं। सर ये टोटल कॉस्ट की नाम है, मिक्स कॉस्ट एंड सेमी जी वेरिएबल ये कॉस्ट। बिल्कुल टोटल कॉस्ट के नाम है। टोटल कॉस्ट को मिक्स कॉस्ट भी कहा जाता है, टोटल कॉस्ट को सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी कहा जाता है। सर वेरिएबल कॉस्ट के ना नाम दोबारा बता दें। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द यूनिट। ओके सर, और इसके अलावा एक और था प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा आप लोग मेरे ख्याल में इधर उधर तो नहीं घूम फिर रहे हो हैं? तो मैं बड़े नहीं सर। तो फिर मैं तो बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ। चले खैर, ये अनोश अभी आया है, इसने भी कहना है कि फिर दोबारा बताऊं। चले अनोश बाकी लोगों से पूछ लेगा। आ जाए आगे चलते हैं। जी मेरे भाई, अब आगे सपोज दैट आप लोग कोई चीज बनाते हो, ठीक है? अब जरा गौर से देखनी है ये चीज। एक चीज एक बनाई, दो बनाई, 3 4 5, बस यहां तक ही है। यूनिट मतलब कोई भी चीज आप बनाते हो, उसको बनाने के लिए आपका रेंट लगता है या फिक्स्ड कॉस्ट है। चाहे एक यूनिट बनाओ तब भी 100 रुपया लगता है, 2 यूनिट बनाओ, 3 यूनिट बनाओ, 4 यूनिट बनाओ, 5 यूनिट बनाओ, फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स रहती है। चाहे यूनिट कम हो या ज्यादा हो, जब तक साल चेंज नहीं होगा या टाइम नहीं बदलेगा उसके बाद ये नहीं बदलेगी। फिर आ जाते हैं वेरिएबल कॉस्ट। लो जनाब, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है उसके ऊपर जो मटेरियल लगता है, जो चीज बनाने पे, या जो हमें उसको मजदूरी देनी पड़ती है एक यूनिट बनाने के लिए। मैं कहता हूं कि आप जो यूनिट बना रहे हो ना, उस पर मटेरियल लग रहा है उसको बनाने पे, एक यूनिट बनाने पे 10 रुपए, और आप उस यूनिट बनाने की मजदूरी भी 10 रुपए ही दे रहे हो। तो टोटल आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है ना, वो एक यूनिट बनाने पे 20 रुपए आ रही है। 20 रुपए हो गई। और जब 2 यूनिट बनाओगे तो आप मुझे बताएं मटेरियल भी डबल लगेगा और मजदूरी भी डबल लगेगी। और वेरिएबल कॉस्ट चीज ही ऐसी है कि जो यूनिट के चेंज होने से चेंज हो जाए। तो जब 2 यूनिट बनेंगे तो 40 रुपए, 3 बनेंगे तो 60, 80 और 100। वेरिएबल कॉस्ट की समझ लगी कि जैसे जैसे हम ज्यादा यूनिट बनाएंगे, मटेरियल भी ज्यादा लगेगा और लोगों को जो यूनिट बेस के ऊपर हम पैसे दे रहे हैं वो भी ज्यादा लगेंगे। अब मुझे आपने एक चीज गौर से ऑब्जर्व करनी है। मैं फाइंड करना चाहता हूं फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का मतलब है जितने यूनिट बनाए हैं फिक्स्ड कॉस्ट पे डिवाइड होते जाएंगे। 100 को 1 पे डिवाइड किया तो 100 को 2 पे डिवाइड किया तो 50, 3 पे डिवाइड किया, 4 पे डिवाइड किया तो 25 और 5 पे डिवाइड किया तो 20। अब आप ऑब्जर्व करें, फिक्स्ड कॉस्ट ओवरऑल तो फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स है, लेकिन पर यूनिट चेंज हो रही है। सर ये पॉइंट दोबारा बता दें। बात समझ लगी? देखें फिक्स्ड कॉस्ट, आप देखिएगा कि फिक्स्ड कॉस्ट ओवरऑल हर यूनिट के ऊपर फिक्स आ रही है, लेकिन यहां पर जब हमने पर यूनिट की, क्योंकि वो फिक्स रही, जैसे जैसे यूनिट बढ़ते गए तो यूनिट पे डिवाइड होती गई तो चेंज होती गई। तो ये बात याद रखें, ओवरऑल फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स होती है, लेकिन अगर आप पर यूनिट बढ़ाते जाए यूनिट्स तो फिक्स्ड कॉस्ट कम होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है, तो ये वेरिएबल बन जाती है। यानी सर हमने यूनिट्स पे अब डिवाइड सेम करना है, यूनिट्स पे डिवाइड करके पर यूनिट आती है ना मेरे भाई।
यानी कॉस्ट को यूनिट्स पर डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट आ जाती है। अब वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट फाइंड करें। 20 को 1 पे डिवाइड किया 20, 40 को 2 पे डिवाइड किया 20, और हमने डेफिनेशन में भी लिखा कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो चेंज तो होती रहती है, लेकिन पर यूनिट उसमें जो चेंज आता है नॉर्मली फिक्स आता है। ये बात हमें इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मैं जब ग्राफ बनवाऊंगा तो आपको पता चलना चाहिए। अब ये टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्राफ में पेपर में इंपॉर्टेंट है ग्राफ्स। दो तरह से पेपर में सवाल आ सकता है। आपको एक ग्राफ दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा बताओ ये ग्राफ किसका है। आप देखें कि यहां पर यूनिट होते हैं, ये एक्टिविटी होती है और यहां पर कॉस्ट होती है। आप देखें यूनिट बढ़ते जा रहे हैं लेकिन कॉस्ट सेम है, तो इसे बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। ये किसका ग्राफ है? फिक्स्ड कॉस्ट का। क्योंकि चाहे यूनिट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कॉस्ट आपकी फिक्स ही जा रही है। फिर आप देखिए एक और ग्राफ। अगर आप यहां पर यूनिट्स हैं, यहां पर कॉस्ट है, और आप जरा अगर यहां से ऐसे कुछ देखें, ये टच नहीं करना साथ, ये शुरू में बहुत कॉस्ट है, जैसे जैसे एक्टिविटी या यूनिट बढ़ते जा रहे हैं कॉस्ट कम होती जा रही है। दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। मैं आपको 5 ग्राफ बता रहा हूं, इन 5 ग्राफ में पेपर में कोई ना कोई सवाल आ जाता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए और फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए। ये थोड़ा सा अजीब सा बन गया, कुछ इस तरह से ही होता है ये। ठीक हो गया? ओके होगी बात? उसके बाद हम आते हैं वेरिएबल कॉस्ट के ग्राफ पे। वो आपको ग्राफ देकर नाम पूछ सकता है या नाम देकर ग्राफ की पहचान करवा सकता है। अगर कोई इस तरह का ग्राफ आ जाए तो ये यहां पर यूनिट है, यहां पर कॉस्ट है, तो ये ग्राफ किस चीज का है? वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि बात, और एक और ग्राफ मैं आपको बताता हूं। जी, अगर कुछ ये ग्राफ, ये है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का। एक बात याद रखें, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल का और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ एक जैसा ही होता है। वो बोथ ए एंड बी की ऑप्शन भी आपको दे सकता है। ठीक है, वो बोथ ए एंड बी की ऑप्शन भी आपको दे सकता है। तो इसलिए अगर फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ आ जाए, दोनों में से या कोई एक नाम होगा या दोनों देकर बोथ ए एंड बी करवा देगा। और उसके बाद लास्ट ग्राफ हो गया टोटल कॉस्ट का, जिसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है और वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। ये इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट है और ये है वेरिएबल कॉस्ट, और इसको टोटल कॉस्ट या मिक्स्ड कॉस्ट या सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी कहा जाता है। लो मेरे भाई, एक नंबर की ग्राफ की पहचान पेपर में आ जाती है। इन तीनों ग्राफ्स को गौर से देखें और फिर आगे चलें। डन होगी बात? चलें जी। अब अगला सवाल है कि आपने मुझे रेवेन्यू का फार्मूला
सर ये थर्ड ग्राफ है वो वेरिएबल कॉस्ट है ना? थर्ड ग्राफ वेरिएबल कॉस्ट का ही है, चौथा ग्राफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का, और पांचवा ग्राफ है मिक्स्ड कॉस्ट का। रेवेन्यू का फार्मूला भी मुझे लिखकर दे दें एक बार, प्रॉफिट का। काइंडली ये काम आप कर दें, आप लिख लें रेवेन्यू का फार्मूला क्या होता है और प्रॉफिट का क्या होता है। जी जनाब, अब आ जाए जरा पहले रेवेन्यू को देख लेते हैं। रेवेन्यू वही डेरिवेटिव वाला रेवेन्यू है, प्राइस पर यूनिट मतलब पी, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब क्वांटिटी। ये वही फार्मूला है जो आपने डेरिवेटिव में पढ़ा, प्राइस पर यूनिट मतलब पी क्यू, और प्रॉफिट भी वही है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, आर माइनस सी मतलब के रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, राइट। पेपर में अगर आपको कभी वैसे ऐसा सवाल आएगा नहीं, इन केस अगर आ जाए तो वो कुछ सवाल इस तरह से आएगा, वो कहेगा कि जनाब आपके पास सेल प्राइस पर यूनिट है, सेल प्राइस पर यूनिट है ₹200 which was purchased at ₹120 per unit and also other expenses incurred ₹10,000 and total units sold कर लेते हैं 500। कहते हैं जनाब 500 यूनिट आपने टोटल बेचे हैं, कहते हैं फाइंड करो प्रॉफिट कितना आया। लो जनाब, प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, और जितनी चीज हमारी सेल हुई है वो हमारा रेवेन्यू कहलाता है, और जितने खर्चे हुए हैं वो कॉस्ट कहलाती है। तो रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर देंगे, हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब प्रॉफिट का फार्मूला हमारे पास है आर माइनस सी। अब रेवेन्यू हमारे पास है 200 मल्टीप्लाइड बाय 500, ये आर आ गया, माइनस सी आ गया हमारे पास 120 मल्टीप्लाइड बाय 500 प्लस 10,000, क्योंकि 10,000 भी खर्चा आया है, 10,000 भी जितने खर्चे आएंगे सारे कॉस्ट कहलाएंगे। 120 में खरीदा था और 10,000 बाकी खर्चा भी हमारा आया, ठीक है। या प्लस करके कर दे या वैसे ही माइनस सी कर दें।
तो ये हमारे पास आ गया 10,000 माइनस 7,000। लो जनाब, सर ये 100,000 है और ये 70,000 है और 30,000 आ गया। डन होगी बात। आगे चलते हैं फिर अगले फार्मूले पे, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फार्मूला है कंट्रीब्यूशन क्या होता है। जी मेरे भाई, कंट्रीब्यूशन के बारे में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग में सीखा है। किस किस को याद है कंट्रीब्यूशन के बारे में? किस किस को याद है कंट्रीब्यूशन के बारे में? जी, एनीबॉडी? किधर हैं क्लास के हीरो? कंट्रीब्यूशन का फार्मूला कौन बताएगा? नाम लेकर पूछूं? पिछला क्वेश्चन रिपीट कर दें जरा। अब्दुल मुकीद, तू किधर था मेरे भाई जब पिछला सवाल मैं करवा रहा था? सर मैं नोट कर रहा था, वो मिस हो गया। सो रहा था। अब्दुल मुकीद भाई, थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करो, हमारे पास टाइम कम होता है। इस तरह से मैं पहले इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ। पिछला सवाल है कि सिंपल, ये लगता है नोट में भी इशू आ गया, वो सही तरह रिस्पॉन्स नहीं कर रही। ये देखें, प्रॉफिट का फार्मूला होता है आर माइनस सी। 200 यूनिट बेचे माइनस 500 रुपए के हिसाब से तो 1 लाख आ गया। उस पे कॉस्ट आई 120 रुपए खरीदने पे और 10,000 और खर्चे आए, टोटल बन गया 70,000। हमने 1 लाख में से 70,000 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 30,000। ठीक है जनाब। अब आगे चलते हैं, कंट्रीब्यूशन का जिक्र कर रहे थे, कुछ लोगों का रिस्पॉन्स आया है कंट्रीब्यूशन पे। वो कहते हैं कि जनाब कंट्रीब्यूशन होता है, अब लिख लें जरा कंट्रीब्यूशन का फार्मूला। इसको सी क्योंकि कॉस्ट को ही कहते हैं। कंट्रीब्यूशन का, मैं कंट्रीब्यूशन का ये नहीं पूछ रहा, कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ठीक। वो कंट्रीब्यूशन का फार्मूला पूछ रहा हूं। कंट्रीब्यूशन होता है जनाब सेल रेवेन्यू या सेल प्राइस पर यूनिट या सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दो तो वो बनता है प्रॉफिट। सेल में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो वो बनता है कंट्रीब्यूशन। ओके होगी बात। और अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड करना हो तो यूनिट्स पर डिवाइड कर देंगे, या सेल और वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट ले लेंगे। तो कंट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या हुआ? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, कोई मुझे बताए कि अगर मैं कंट्रीब्यूशन में से ये आपके कोर्ट में बाल फेंकने जा रहा हूं, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करूं तो मेरे पास आंसर किस चीज का आएगा? अगर मैं कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करूं तो आंसर क्या आएगा मेरे पास? जी, हजलान का आंसर मिला है प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट आएगा मेरे भाई, प्रॉफिट आएगा, रेवेन्यू नहीं आएगा। रेवेन्यू तो सेल होता है। और लोगों ने सही आंसर दिया है। रेवेन्यू कैसे आएगा? रेवेन्यू तो सेल को कैसे? प्रॉफिट आएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस हुई है, और मजीद अगर फिक्स्ड कॉस्ट भी निकाल देंगे तो वो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो ऐसा कोई हेर फेर आई क्या भी आपके साथ कर सकता है कि वो कंट्रीब्यूशन देकर, फिक्स्ड कॉस्ट देकर प्रॉफिट पूछ ले आपसे? ठीक होगी बात। आगे चलते हैं, 1 नंबर का सवाल उसका क्या जाता है। अब एक सवाल करते हैं कंट्रीब्यूशन फाइंड करने का, फिर आगे चलते हैं। ठीक है जनाब। कहते हैं कि जनाब यूनिट
sold 7,000, sale price per unit ₹20, कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट मैं लिख देता हूं। वैसे वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है मटेरियल और लेबर होती है और ये हमेशा पर यूनिट दी होती है। फिक्स्ड कॉस्ट कभी पर यूनिट आपको नहीं दी होगी और वेरिएबल कॉस्ट जब भी गिवन होगी पर यूनिट गिवन होगी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹12 and fixed cost is ₹25,000। हमसे पूछा जाता है फाइंड कंट्रीब्यूशन। फाइंड कंट्रीब्यूशन। अब हमें फौरन पता चल गया कि कंट्रीब्यूशन होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूं। आप लोग क्या करें, अगर आपको सवाल पर यूनिट में गिवन हो ना तो आप पर यूनिट में ही सॉल्व कर लें, ज्यादा आसानी होगी। और अगर आपको टोटल में गिवन है तो टोटल फाइंड कर लें। हमें पता है कंट्रीब्यूशन होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल है ₹20, वेरिएबल कॉस्ट है ₹12। ये हमारे पास आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया ₹8 पर यूनिट। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7,000 से तो हमारे पास आ जाएगा 7,000 का कंट्रीब्यूशन। क्या कह रहे हो? कोई बंदा कुछ कहना चाह रहा है? जी मेरे भाई कहो। आप कुछ अगर पर यूनिट गिवन है तो आप करो। आवाज की समझ नहीं आ रही, बोलो। सर ये कांस्टेंट वेरिएबल है। वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट फिक्स ही होती है। कांस्टेंट का क्या मतलब है? पर यूनिट तो हमेशा फिक्स ही होती है। ठीक है, चले जी मेरे भाई, अब जरा हम आगे चलते हैं। छोटी छोटी बातें हमने कर ली, अब असल बात पे चलते हैं जिस पर्पस के लिए हमने ये काम शुरू किया था। जी, कंट्रीब्यूशन में सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके अब बाद आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले 20 को भी 7,000 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 को भी 7,000 से मल्टीप्लाई करो, बाद में माइनस कर दो तब भी 56,000 आ जाए। या पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड कर लो, फिर एंड पे यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आ जाएगा। ओके होगी बात? लो जनाब अगली बात पे आ जाए। नेक्स्ट है जनाब CS रेशियो, इसे बोलते हैं। ये जितना भी हम काम पढ़ रहे हैं ना अभी नमाज से पहले ये पेपर में आएगा सिर्फ एक नंबर का ही, ज्यादा नहीं आता होता, लेकिन हमारे लिए एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि किसी भी जगह पर हम छोड़ेंगे नहीं काम, और ये आएगा, कोई सॉल्व नहीं करने वाला होगा। अगर सॉल्व करना भी पड़ गया, सॉल्व करने वाला 2 नंबर का आ जाएगा। नॉर्मली ये 1 नंबर की एक ऐसी थ्योरेटिकल पोर्शन आता है। CS रेशियो, नाम से ही CS रेशियो को कहते हैं कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो। C स्टैंड फॉर कंट्रीब्यूशन, S स्टैंड फॉर सेल। तो कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो, सेल और रेवेन्यू एक ही बात होती है। और CS रेशियो मेरे भाई हमेशा इसका फार्मूला बस नाम से याद रखना, CS रेशियो बराबर होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। अगर सवाल में आपसे कंट्रीब्यूशन CS रेशियो पूछा जाए तो आपने करना क्या है, सेल को
सॉरी कंट्रीब्यूशन को सेल पे डिवाइड कर देना। मैं अब आपको एक सवाल देने लगा हूं और आपने मुझे CS रेशो फाइंड करके देनी है। क्या फाइंड करके देनी है? CS रेशो। तो आजा मेरे भाई CS रेशो फाइंड करने। कहते हैं इफ सेल प्राइस is ₹400, variable cost is ₹180, fixed cost is ₹50. Find CS ratio. Find CS रेशो। जी मेरे भाई, कुछ लोग रिकॉर्डिंग का पूछ रहे हैं। जी मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा तो दिया है, अब देखो हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ। जी CS रेशो बताएं जरा, खुद से बतानी है सबने। सारे 0.55 बता रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि वाकई यही है या कुछ और। जी जनाब, अब देखिए CS रेशो, पहले हम कंट्रीब्यूशन फाइंड करें। कंट्रीब्यूशन होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और सेल है 400 माइनस वेरिएबल कॉस्ट है 180, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 120 डिवाइडेड बाय 400। 220 आएगा सर। जी 220 आएगा। 120 सॉरी माजा 220 है। 220 ओवर 400, तो मेरे भाई ये हमारे पास आ गया। आप तो बहुत ही तेज हो गए हो यार। 0.55 गुड होगी बात। चलें जी, अब सब कुछ भुला के एक कदम आगे बढ़ते हैं, और ये नमाज से पहले लास्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन एनालिसिस भी से कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट भी से कहते हैं। इसके बारे में थ्योरेटिकली अगर पेपर में आएगा तो 1 नंबर आएगा, और अगर न्यूमेरिकली आएगा तो 3 नंबर का आएगा। ठीक है, तो 2 मिनट खामोशी से बातें सुननी है। वो कहते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसी एक्टिविटी है कि जिसमें बिजनेस, कोई भी बिजनेस जब शुरू होता है ना, वो सबसे पहले कहता है कि मैं कम अज कम लॉस से बच जाऊं। तो ये ऐसा पॉइंट होता है जिसमें कंपनी लॉस खत्म कर देती है अपना, मतलब उसे लॉस ना हो। मैं अगर ग्राफ बनाऊं ना, यहां एक छोटा सा, देखिए हमेशा जो रेवेन्यू होता है ना, वो नीचे से ऊपर जाता है। ये रेवेन्यू है और ये कॉस्ट है। ये हमारा रेवेन्यू है और ये कॉस्ट है। यहां से बिजनेस शुरू हुआ था। अगर आप इस पोर्शन को देखें, जब मैं ना 4 मिनट की ब्रेक कर रहा हूं, आजान हो रही है हर जगह पे, आप भी गौर से सुने, और इसके बाद फिर ये ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ने के बाद ना नमाज ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, तो 4 मिनट खामोशी इख्तियार कर लो।
हाँ जी जनाब, अब जरा गौर फरमाइएगा प्लीज। मैंने ये जो अभी आपके सामने ग्राफ ड्रॉ किया है और जिसको मैंने शेड किया है, इसमें अगर आप गौर फरमाएं, कॉस्ट की कर्व ऊपर है और रेवेन्यू की कर्व नीचे है। ये पोर्शन हमारे लॉस का है। यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, तो इस जगह पर लॉस पे जा रहे हैं। और ये जो जगह है इसमें रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट कम है। बट इस जगह पर एक पॉइंट ऐसा है जहां पर R इज इक्वल टू C, मतलब जितना रेवेन्यू है उतनी कॉस्ट है, वो है ये पॉइंट। दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब ये इतने यूनिट और इतना रेवेन्यू। तो यहां पर कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर हो जाए, वहां पर कोई प्रॉफिट नहीं होता। तो अब ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में कुछ बातें लिख लें, एक ही बात डिफरेंट स्टाइल में होगी। सर ये पॉइंट रिपीट कर दें जो आपने अभी बताया। मैंने ये कहा है कि ऐसी जगह जहां पर आपका रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर हो जाए, मतलब जितनी आपकी सेल हुई है आपका खर्चा भी उतना हुआ था, तो उस जगह पर आपका ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। तो आप सर इसके ये बारे तो में, आपने ग्राफ में बताया कि प्रॉफिट यहाँ पे मैक्सिमम होगा और लॉस यहाँ पे, तो ये भी दोबारा से बता दें। ये आपको ग्राफ मैं दोबारा बना देता हूं। देखिए आपके पास कोज एट इस तरह से कर्व है, ये रेवेन्यू की कर्व है और ये कॉस्ट की कर्व है। आप मुझे बता दें, मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताओ, जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है जहां पे, ये पोर्शन जो है ये लॉस का पोर्शन है या प्रॉफिट का पोर्शन है? यहाँ पर कॉस्ट ज्यादा है या रेवेन्यू ज्यादा है? कर्व को देखकर सर जी बताएं। लॉस ज्यादा है। सर जी लॉस ज्यादा है, लॉस। ये लॉस है सर यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा है। और इस जगह पे प्रॉफिट है, क्योंकि ऊपर रेवेन्यू है कॉस्ट नीचे है। और जहां ये आपस में कट रहे हैं ना, ये जगह, ये है ब्रेक इवन। मतलब जहां आप लोग बढ़ते बढ़ते पहले जाते हो ब्रेक इवन पे, फिर प्रॉफिट पे जाते हो। शुरू शुरू में लॉसेस होते हैं जब बिजनेस शुरू किया जाता है, फिर एक जगह पर आती है ब्रेक इवन और फिर उसके बाद प्रॉफिट होना शुरू होता है। तो हर बिजनेस चाहता है कि एज अर्ली एज पॉसिबल वो कम अज कम ब्रेक इवन तक पहुंचे, कि वो कम अज कम अपने लॉसेस से तो बच पाएगा। ठीक है, अब ब्रेक इवन का पॉइंट होता क्या है? पहली बात लिखें, अ पॉइंट वेयर नो प्रॉफिट नो लॉस। सर ऐसा जी, ये जरूरी है कि हर बिजनेस जो स्टार्ट होगा वो हमेशा पहले लॉस में होगा? यानी ये भी तो हो सकता है कि स्टार्ट में वो ब्रेक इवन तक पहुंच जाए। ओ मेरे भाई मेरे दोस्त, आपको कैसे बताऊं? आप खुद बताएं कि जब बिजनेस शुरू किया जाता है तो पहले खर्चे होते हैं, ठीक है ना? खर्च किए बगैर रेवेन्यू नहीं आता, खर्चे होंगे तो रेवेन्यू आना शुरू होंगे। ठीक है, और हम छोटे मोटे बिजनेस की बात नहीं करते, बड़े बिजनेस की बात करो, ठीक है ना? तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है, करोड़ों के हिसाब से, और वो रिकवर फिर ऐसा ऐसा होता है। अब आगे आओगे ना अकाउंटिंग में, तो उसमें जब कैलकुलेशन से सारी चीजें तो सीखनी है हमने, कि शुरू शुरू में जब देखो आपने एक मशीन लगा दी 2 करोड़ की, आपको 2 करोड़ उसी दिन तो नहीं मिल जाएगा ना, और मशीन चलेगी 50 साल। आपने एक जमीन खरीदी 2 करोड़ की, जिसके ऊपर आपने बिजनेस शुरू किया, फिर आपने उसके ऊपर बिल्डिंग लगाई, फिर उसके बाद मशीनरी बहुत ज्यादा, तो क्या एक ही दिन में सारा पैसा वापस हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। अ पॉइंट वेयर नो प्रॉफिट नो लॉस, या ऐसा पॉइंट, अ पॉइंट वेयर प्रॉफिट इज जीरो। ओ भाई, प्रॉफिट जीरो का मतलब क्या हुआ? कि आपको लॉस भी नहीं है। अब ये भी लिख सकते हो, अ पॉइंट वेयर अवॉइड, तो बस करो,
मैसेज ना करो, वेयर अवॉइड लॉसेस, जहां से हमारा लॉस भी ना हो रहा हो, ऐसा पॉइंट वेयर रेवेन्यू बिकम इक्वल टू कॉस्ट, ऐसा पॉइंट वेयर रेवेन्यू बिकम इक्वल टू कॉस्ट, मतलब आर और सी बराबर हो जाएं, इसी का डिफरेंस तो जीरो होता है। और एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात लिखने लगा हूं, अ पॉइंट, बात एक ही है, वेयर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, वेयर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। अभी आप लोगों ने बताया कि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दी जाए तो प्रॉफिट आ जाता है, और अगर कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट बराबर हों और उनको माइनस करेंगे प्रॉफिट के लिए तो जीरो आंसर आएगा। कुछ लोग तो ये बात बड़ी आसानी से समझ गए होंगे कि जिनको कंट्रीब्यूशन का पता है और फिक्स्ड कॉस्ट का पता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस की जाए तो प्रॉफिट आता है, और अगर ये दोनों सेम अमाउंट हो तो माइनस करेंगे तो प्रॉफिट जीरो। तो ये 4-5 बातें एक ही बात लिखी हुई है, ठीक है जनाब। एंड लास्ट वन इज, अब हम फाइंड करने का तरीका बताने लगे हैं। ब्रेक इवन को फाइंड करने का तरीका, 3 तरीके हैं। अगर आपको प्रॉफिट का फंक्शन गिवन है, फंक्शन, तो उसको जीरो के बराबर रखकर सॉल्व कर लो, जैसे कि डेरिवेटिव में क्वेश्चन गिवन थे। अगर आपको प्रॉफिट का फंक्शन बताया हुआ है एक्स की फॉर्म में या क्यू की फॉर्म में, तो आप प्रॉफिट को जीरो के बराबर पुट कर दो और सॉल्व फॉर एक्स कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर फंक्शन नहीं है, अमाउंट्स में वैल्यू गिवन है, तो जो ब्रेक इवन होता है उसके यूनिट भी फाइंड हो सकते हैं, उससे अमाउंट भी फाइंड हो सकती है। और किसकी अमाउंट फाइंड होती है? टोटल रेवेन्यू की, मतलब सेल की। मतलब कितनी सेल करेंगे कि हमारा ब्रेक इवन आ जाएगा, या कितने यूनिट सेल करेंगे कि हमारा ब्रेक इवन आ जाएगा। एक बंदा कहता है जी 500 यूनिट सेल करेंगे ब्रेक इवन आएगा, एक बंदा कहता है जी 5 लाख की सेल करोगे। तो यूनिट में पूछेगा फार्मूला और है, और अमाउंट में पूछेगा फार्मूला बिल्कुल और है। तो फार्मूला लिख लें जनाब, बहुत आसान सा काम है। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट बराबर होता है, और ये किस में मैं बता रहा हूं, यूनिट्स के अंदर, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में डिवाइड कर दो, तो आपके पास जो आंसर आएगा, जो यूनिट्स आएंगे, वो उतने सेल करने के ऊपर आपका ब्रेक इवन आएगा। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। डन। ये सवाल भी अभी करते हैं। फिर आ जाओ, ब्रेक इवन पॉइंट अगर अमाउंट में चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें अमाउंट में बताएं, वैसे तो यूनिट को सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो। लो जनाब, फार्मूले पूरे हो गए, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। बस 2 सवाल करते हैं, आंसर आज ये रिपीट हो जाएगा काम। अगर यूनिट्स में चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे डिवाइड कर दो, और अगर आपको चाहिए अमाउंट्स फॉर्म में, नीचे आंसर से भी पता चल जाएगा हमें कि यूनिट में वो अगर नंबर ऑफ यूनिट लिखे हुए हैं तो हम यूनिट वाला फार्मूला लगा देंगे, और अगर उसने अमाउंट लिखी हुई है तो हम अमाउंट वाला फार्मूला लगा देंगे। फिक्स्ड कॉस्ट को CS रेशियो पे डिवाइड कर देंगे। CS रेशियो में पता है किसके बराबर होती है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल।
कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल। तो एक सवाल कर लेते हैं मेरे भाई इन दोनों का, तो फिर नमाज की ब्रेक करते हैं। वो कहते हैं जी टोटल एक्सपेक्टेड फिक्स्ड कॉस्ट है ₹400,000। टोटल एक्सपेक्टेड फिक्स्ड कॉस्ट है ₹400,000 और कहता है सेल प्राइस पर यूनिट is ₹80,000 and variable cost per unit is ₹50,000। मेरे भाई आपने बताना है यूनिट में भी ब्रेक इवन पॉइंट और आपने बताना है अमाउंट में भी ब्रेक इवन पॉइंट, यानी ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में भी और ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में भी। फार्मूला क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जी मेरे भाई टोटल कॉस्ट कितनी है हमारे पास? 4 लाख और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 30,000। कंट्रीब्यूशन का पता है ना, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। गुड हो गया। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो 80,000 है और 50,000 है। ओके की बात। तो कितना आंसर आ रहा है? 400,000 डिवाइडेड बाय 30,000। जी जनाब 33.33। कुछ लोग 5 यूनिट कह रहे हैं, 5 तो नहीं आ रहा। अगर आप लोग 4 लाख को 30,000 पे डिवाइड करो तो 13.33 आ रहा है। ये यूनिट्स हैं, ठीक है। अब आ जाओ मेरे भाई फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर दो CS रेशो। CS रेशियो आप लोग अलग से फाइंड कर लो। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय C कितना था? कंट्रीब्यूशन था 30,000 डिवाइडेड बाय सेल थी हमारी 80,000। ये CS रेशियो आ गई। तो जनाब आ रहा है जनाब 106। कितने 6 हैं? 6 है सर, 5 6 है। चलो जी 5 6 है। तो ये अमाउंट में आ गई और ये यूनिट में आ गई। तो ठीक है ना। वैसे एक बात मैं आपको राज बताता हूं कि किसी को बतानी नहीं है। ये अमाउंट में आ गई और ये यूनिट्स आ गए और ये अमाउंट आ गई। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस यूनिट को अगर आप सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो ना फिर भी यही आंसर आएगा, क्योंकि ये रेवेन्यू है ना। आप 13.3333 को काफी ज्यादा दफा 3 लिखो और उसको सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, तब डायरेक्ट आंसर भी ये आ जाता है। फार्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब 13 पॉइंट जो ये यूनिट्स है ना, और यूनिट्स को प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट आ जाती होती है। ठीक है, चलें जी, हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब आप लोग
आराम से नमाज पढ़ो, नमाज के बाद शुरू करते हैं लॉगरिदम, तो वो उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। थैंक्स सर। सर दोबारा लेक्चर कितने बजे